पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बार कहा गया है, पानी इस बिहार की सरकार के हाथों में नहीं है, चाहे जो सरकार है। दिल्ली की जो सरकार है वही विदेश की हुकूमत से बात कर सकते हैं। 2004 के आसपास करीब करीब हम लोग अंतिम निर्णय में पहुंच रहे थे और उसकी शुरुआत होने जा रही थी। पूरे पानी का क्या हिसाब किताब है और उसके लिए किस तरह से बांध बनेगा तो कितने लोग स्थापित होंगे। उस समय गांव के लोगों को बचाने में क्या खर्च आएगा, उसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। दोनों हमारे 3 दफ्तर खुल गए थे। काठमांडू में भी हमारा लाइसेंस रहता है। अब वो सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ कि 20 साल से बदला। आज या कल बिहार को बाढ़ से बचना है तो डैम बनाना ही पड़ेगा। बाढ़ का नियंत्रण का एक ही कंसेप्ट है, आप प्रवाह को नियंत्रित करोगे तो बाढ़ का नियंत्रण करोगे। तटबंध हमारे फैलाव को रोकते, पानी फैल न जाए इलाके में, वह पानी को रोक नहीं पाता है, फैलने से रोकता है। लेकिन हमें जो ट्रेन बना रहा हो, कोसी का, गंडक का, बागमती का, वो सारे का स्रोत हिमालयन रीजन के पास है और जहाँ से पानी का स्रोत है वहीं पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आपको निर्वार बनाना पड़ेगा। अब इस सवाल को बहस का विषय नहीं रह गया। यहाँ का सर्वदलीय समिति हम लेकर के गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। श्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान विषय मंत्री हुआ करते थे। तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी जी शुरू किए, क्या राहत चाहिए, उनके अफसर कुछ बोलने लगे। उनके प्रधानमंत्री जी, कृपया पहले इस बात पर सुनिए कि प्रतिनिधिमंडल आया क्या। हम बाढ़ में किसी को भोजन और दवाई के लिए नहीं आए हैं, वो तो बिहार की सरकार कर देगा। हम आए हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा कि 2-3 चीजें मैं बता रहा हूँ। नेपाल से पहले बात होती थी, बिहार की सरकार का प्रतिनिधि नहीं रहता। हमने तय कराया, सारे दस्तावेज हैं सिंचाई विभाग की, जिस स्तर का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार बनाएगी उस स्तर का एक पदाधिकारी बिहार के लिए रहेगा। अर्थात यदि तकनीकी पदाधिकारी होंगे तो हमारे लिए ठीक होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यदि कमेटी कोई बनेगी तो हमारे सिंचाई के सचिव होंगे और यदि मंत्री स्तर से का स्तर होगा सरकार का तो उसमें हमारे हाथ में भी सिंचाई मंत्री हमेशा रहना। तो बात खत्म हो गई। मैं देख रहा हूँ नहीं हो रहा। जब तक बंद होने के कगार पर नाती योगी का काम खत्म हो गया। 20 साल से करते रहे। बाढ़ का पानी अभी तक पंथों में रोकना चाहेगा, वो मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, फैलाव को रोकेगा। अभी ओपन डिस्चार्ज है, प्रवाह ओपन है तो तटबंध फैलाव को रोकेगा, प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर पाएगा।
प्रवाह को नियंत्रित, जो बांध बने हैं वही नियंत्रित करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि रख रखाव सरकार जो है वो सही तरीके से, और जनता को आप लोग बदला रहे हैं और कहीं ना कहीं भयभीत कर रहे हैं? देखो, ये सवाल था, मैंने सबके सामने इस पत्र को जारी किया कि सरकार स्वयं कह रही है कि जनता हमें काम नहीं करने दे रही, और ये ताकत की बदौलत इस मीटर को लगाने की योजना बनाई थी। इसलिए इस पर एक बड़ी बात हो चुकी है। पकाने का सवाल कैसा, यदि कोई काम खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर रहे हो तो मेरे पकाने से कोई नहीं बैठेगा, और तकलीफ में जो पड़े हुए हों तो लाठी और डंडे से मार करके रोग का निदान नहीं किया जा सकता है। संवेदनशील सरकार को होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक 50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं। सारे लोग यदि विरोध होता है तो सभी लोग घर से बाहर होते हैं। अच्छा, ये बताओ, बिहार में 2 करोड़ से अधिक हाउस होल्ड यही कह रहे हैं कि हर घर में हम और इन्होंने 1 करोड़ 70 लाख का इन्होंने टेंडर किया, अलॉट किया है अडानी साहब को और उनके जैसे ही ये अरबपति। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 7,000 रुपया 1 मीटर का खर्च है। ये पैसे 7,000 जोड़े गए हैं केवल, जो अब तक कह रहे हैं कि 54 लाख बता रहे, तो उसकी कीमत कितनी है? ये पैसे कहाँ से आएंगे? राज्य के खजाने से भी आएंगे, तो यहाँ भी जनता ही को तो पैसा है, और नहीं कल वसूल करेंगे आम जनता से। मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है। संयोग से अगर कहीं मीटर नहीं है तो उसी मीटर को लगाओ, वो मीटर की प्रणाली क्या सही लोगों के सामने नहीं आ रहा था? देखा किसी ने खास घर में कितने लोगों को कितना इन्होंने मदद किया। अब मैं सुन रहा था ज्ञानी लोगों को, पहले बाथरूम की लाइट जला करके छोड़ देते थे, आप जाते हैं तो पहले की बात की पता हिस्सा था। मीटर पहले तो लगा हुआ था तो बाथरूम का कोई अलग से था देखिए क्या। अभी भी ज्ञानी लोगों से मैं क्या बात करूं, स्वयं अज्ञानता की बात। हमारे घर में कोई मीटर लगा हो, किस्ट मीटर, इसके आधार पर सारा देश चल रहा था। ये कहना कि आपके घर में पहले लाइट जलते हुए छोड़ते थे, अब लाइट जलता हुआ नहीं छोड़ते, क्यों? पहले भी हम छोड़ते थे, आज भी छोड़ेंगे, तो हमारे मीटर में अंतर कैसे आ जाएगा? कोई है विज्ञान इसका? तो घर के हर हिस्से का कंजक्शन, चाहे पूरी मीटर रहेगा उसमें आता रहेगा। लेकिन अभी मैं उसके दूसरे टिकट पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन केवल ये तो बता दें कि ये क्यों इतने परेशान है? हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए का, उसके बदले में तो इनको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। यार आज या कल अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं करेगा तो देश के भरोसे और बाजार से खरीद कर परिवार को नहीं चला सकते हैं। ये
अपने अपने उत्पादन केंद्र को बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हाथों हाथ करनी है। क्यों 80,000 करोड़ रुपया तो यहाँ पर लगे हो भारत सरकार के उत्पादन केंद्रों को खड़ा करने में लगे, और जो भी उनके उत्पादन केंद्र थे उन्होंने बंद कर दिया, बिक्री कर दिया। क्यों ऐसा काम किया जाता है उसको कभी चाहिए। हर घर में भी मैंने बताया कि देखो इसकी शुरुआत लालू जी की केंद्र सरकार में रहने पर हुआ। उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार 6-7 सालों की, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे माननीय नीतीश कुमार। इसमें क्यों नहीं दिल्ली आपने अनिलेश बिहार में? क्यों लालू जी यहाँ रहते हैं तो तबाह करते हो, लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं तो बिहार की तबाही दूर करने का प्रयास करते हो। आप तो दिल्ली में रहते हो तो बिहार को तबाह करते हो, और बिहार में आते हो तो और तबाह करते हो। ये राजनीति नहीं है, और ये समाजवाद नहीं है, और यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 1 अक्टूबर को लेकर पा रही है ठीक है। बांध का तटबंध होगा। देखो उसके नियम बने हैं। मुझे एक ही चीज का अनुभव हुआ, हमेशा कटाव रोधी गांठ नियम है, विज्ञान है कि वह न्यूनतम जल प्रवाह हो नदियों में उस समय होना चाहिए, लोएस्ट लेवल भी बोलते हैं। और हर नदी के बचाव के लिए इस पर जहाँ बने हैं वो रक्षा करेंगे। और बाकी जो जिसका हर नदियों का एक डेप्थ कटाव का होता है, नदी ऊपर से नहीं काटती है, नदी अंदर से काटती है। स्काउरिंग डेप्थ टेक्निकल शब्द, हमको इतनी दूरी में आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है ताकि जब नीचे से कटा हो तो हमारे सुरक्षा की सभी सामग्री वहां तक पहुंची है। इसको हम लोएस्ट लेवल कहते हैं। कटाव का जो हमारा डेप्थ स्काउरिंग है वहां तक पहुंची। दोनों चीजों को, सब तकनीकी चीजें पहले काम होते थे, जाकर के शुरू वही होता था अप्रैल मई में, तो यह डेटा भी नहीं था कि नदियों का न्यूनतम प्रवाह कब हो। सारी चीजों को मैं वैज्ञानिक ढंग से सारी चीजों को इकट्ठा करवा करके तय कराया, और उसमें जब आया कि जो जाड़े का दिन होता है उस समय बर्फ नहीं पिघलती, तो न्यूनतम जल स्तर कोशिश में होता है। और ज्यों ही गर्मी का सीजन आता है तो बर्फ पिघलने लगती है। मई में ही कोशी में फ्लैश फ्लड आ जाता है। तो जो भी काम खत्म करना हो मई के पहले कोशी में, गंगा इत्यादि में जो यहाँ इधर की यहाँ फ्लैश फ्लड हमेशा सितंबर में आता है। इससे आप देखो सितंबर में गंगा में पानी आया, सोन में यहाँ पर आया। तो यहाँ जो भी काम करना है उसमें मई के बाद जून तक कर सकते, जून के बाद नहीं। और सबका हमने कैलेंडर बनवा दिया। फर्स्ट मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सिंचाई विभाग प्रस्ताव लेकर के जाएगा कितने पैसे का कटाव रोधी कार्य इस बार होंगे और कहाँ कहाँ होंगे, उसकी स्वीकृति के बाद आगे काम होगा। और जितने भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी वो सभी पहले ही खरीद करके रख लिए जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, सिलीगुड़ी से पत्थर आ रहा है, मिर्जापुर से पत्थर आ रहा है,
जब वैज्ञानिकों से हमने बात की कि भाई ये पत्थर आवश्यक है क्या, प्रकाश साहब ये तो और एक्टिवेट कर देता है हमारे इरोजन को, इसको रोका जाए। और जियो वैग सिद्धांत जो पहले होता था उसके 1/3 चौथाई काम पर काम हम लोगों ने करना शुरू किया, वरना पत्थर मिर्जापुर से आ रहा है, सिलीगुड़ी से आ रहा है, अनर्थ खर्च। तो खर्च को भी मिनिमाइज और वैज्ञानिक ढंग से सारे कामों को करने का काम। हमेशा पत्थर को आप रखोगे तो उसमें वॉइड रह जाता है, और जहाँ पर वॉइड होगा जेट एक्शन पानी का होता है। और जब बोरे का जियो बैग दोगे तो वह एक कहीं पानी के तटबंध की देने की जारी देता है। ये सारा काम कैलेंडर से लेकर के मेटीरियल्स क्या लेने हैं, सारी चीजें समय का रीजन हमने तय करा दिया था, तो वैज्ञानिक ढंग से उस समय के काम होते थे। लेकिन बावजूद भी विधानसभा के भीतर इरिगेशन मिनिस्टर गया है कि हमेशा तटबंधों के भीतर शिफ्ट आता जा रहा है, और नतीजा है कि नदियां ड्रेनेज सिस्टम है, इलाके के पानी को अपने अंदर लेकर के समुद्र तक ले जाना, कैरियर सिस्टम है पानी का। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट आता गया, कल्पना करो जो वहाँ के नेचुरल लेवल है उससे 2 फीट 2.5 फीट ऊपर नदियां हमारी हो गई, तो सिल्ट भी वही डैम पर रुकेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। और सिल्ट को ऐसे कि पल पर आप निकलवा लोगे, असंभव काम, यह असंभव काम है। ऐसा काम है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब तक पहाड़ से पानी आता रहेगा, सिल्ट आता रहेगा, और तुम्हारी सारे पैसे उसी में लग जाएंगे। उसका एक ही तरीका था, डैम बनाओ, डिस्चार्ज को आप कंट्रोल करो, आप उसके कंट्रोल करो सिल्ट को। और एक ही बात पर नेपाल नहीं मानता था, वो कहता था कि हमें भी समुद्र तक जाने का आप नदियों में रास्ता दो, और बिहार सरकार इतराज कर देती थी। हमने अपनी कलम से कहा कि नहीं, नेपाल की ये मांग जायज है, हम उसकी जमीन को डुबाएंगे तो हम भी उसको समुद्र दुनिया का व्यापार करने देंगे। आज भी सड़कों के मार्फत होता ही है। अफसर क्या लिख देता था, दिल्ली का सिक्योरिटी थ्रेट है। अब आप बताओ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।